तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे उसके पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। जो जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो कवर हो गया था और जो लास्ट टॉपिक था हम लोग के प्रीवियस सेशन का वो था टाइम डेट कंसोलिडेशन, जिसको हम लोग स्प्रिंग पिस्टन थ्योरी ऑफ तरज़ाकी भी कहते हैं। ठीक है, अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे तरज़ाकी के ही कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए। सबसे पहले तो जो तरज़ाकी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तरज़ाकी ने कुछ एजम्पशंस माने थे। उन एजम्पशंस को सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, दैट इज assumption of Tarzaki experiment. Assumptions of Tarzaki experiment. ठीक है, Tarzaki ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर assumptions माने थे। वो assumption क्या थे, जरा वन बाय वन करके सुनिएगा। जो सबसे पहला assumption था वो था कि जो सॉइल है, क्या है, जो सॉइल है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि समांगी होनी चाहिए। होती नहीं है लेकिन हम लोग ने assumption मान लिया कि सॉइल होमोजीनियस होनी चाहिए और साथ ही साथ में वो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए कि हर डायरेक्शन में जो सॉइल का नेचर है, जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो कैसी हो, वो एक जैसी हो। तो आपका आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड उन्होंने बात बोली, उन्होंने बोला कि जो फ्लो है, जो सॉइल के वॉइड्स के थ्रू जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, वो लैमिनार होगा, ताकि आपका वेलोसिटी हेड बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो और पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तीसरा उन्होंने कहा बिफोर एंड आफ्टर द कंसोलिडेशन, बिफोर एंड आफ्टर द कंसोलिडेशन, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द कंसोलिडेशन जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, वो सॉइल आपकी सैचुरेटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सॉइल आपकी सैचुरेटेड होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद एक और बात उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि जो हम बातें कर रहे हैं, यानी कि तरज़ाकी का जो स्प्रिंग पिस्टन थ्योरी हम फॉलो कर रहे हैं, वो केवल और केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये केवल और केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए है। अब इसके बाद जब तरज़ाकी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक नए कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया और उस कोफिशिएंट का नाम उन्होंने सीवी रखा और इस सीवी को उन्होंने क्या नाम दिया, इसको बोला उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, यानी कि जब तरज़ाकी ने अपना कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म किया तो उसके आधार पर उन्होंने एक नया कंसोलिडेशन को इंट्रोड्यूस किया, नए कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस किया और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है के अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू एमवी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, सीवी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एमवी। ठीक है, तो ये एक आपका फॉर्मूला बनता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सी चीजों को आगे एलिब्रेट भी करेंगे। ठीक है, यहां से अगर हम सीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से अगर हम एक पॉइंट और बोले ईसी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन मॉडुलस, कंप्रेशन मॉडुलस। ठीक है, कंप्रेशन मॉडुलस क्या होता है, तो जो कंप्रेशन मॉडुलस होता है वो आपका 1/mv होता है। तो मैंने क्या क्या बोला, तरज़ाकी ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक नया कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को इंट्रोड्यूस किया व्हिच इज k अपॉन गामा w इनटू mv। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने एक और बात बोली कि जो ईसी और कंप्रेशन मॉडुलस होता है वो 1/mv के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो तरज़ाकी ने इंट्रोड्यूस किया और इसके आधार पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। ठीक है, अब जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन है, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन पढ़ा था आपने कल कि जो तरज़ाकी का एक्सपेरिमेंट था जिसको हमने स्प्रिंग पिस्टन थ्योरी कही थी, इसको हम लोग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन भी कहते हैं, जो कि बताता है कि कंसोलिडेशन जो भी होगा वो अलोंग द डेप्थ होगा केवल, यानी कि केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सॉइल को हम सेमी इनफाइनाइट मान के सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, जिसकी विड्थ इनफाइनाइट है, केवल जो डेप्थ है वो फाइनाइट है। तो इसलिए इसको हम लोग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जिन पैरामीटर्स का इस पर इफेक्ट पड़ता है उन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के पॉइंट्स हैं, पहले आप हेडिंग लिख लीजिए, पैरामीटर्स अफेक्टिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मुलेस निकल के आएंगे और वन बाय वन करके उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का,
लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ड्रेनेज पाथ मतलब क्या, कि जिस रास्ते से पानी बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये सॉइल की लेयर है और इस सॉइल की लेयर की जो डेप्थ है वो कितनी है, वो h है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी कि पानी या तो दोनों तरफ से निकलेगा, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं बोथ साइड ड्रेनेज। बोथ साइड ड्रेनेज यानी कि जब पानी ऊपर और नीचे दोनों से निकले तो उस समय जो ड्रेनेज पाथ होगा, ठीक है, जिसको हम स्मॉल डी बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, वो h/2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पानी को दोनों तरफ निकलने की सुविधा है तो उसको मैक्सिमम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको मैक्सिमम h/2 दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि पानी केवल एक ही तरफ निकल रहा है, या तो केवल ऊपर से या फिर केवल नीचे से, तो उसको बोलेंगे सिंगल साइड ड्रेनेज। क्या बोलेंगे, सिंगल साइड ड्रेनेज। और जब हम सिंगल साइड ड्रेनेज की बात करेंगे तो वहां पे जो आपका ड्रेनेज लेंथ हो जाएगा वो h हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वाटर है उसको मैक्सिमम h दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी जाके वो सॉइल से बाहर निकल पाएगा। हम यहाँ पर मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम उसको h दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे, विच इज नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग परसेंटेज यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बताता है कि टोटल कंसोलिडेशन के रिस्पेक्ट में या टोटल सेटलमेंट के रिस्पेक्ट में कितना सेटलमेंट किसी मोमेंट पर हो गया है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई सॉइल 100 mm सेटल हो सकती है और किसी मोमेंट पर वो केवल 50 mm सेटल हुई है, इसका मतलब कि टोटल सेटलमेंट का, टोटल कंसोलिडेशन का 50% ही पूरा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, जो बताता है किसी मोमेंट पर टोटल सेटलमेंट का, टोटल कंसोलिडेशन का कितना हिस्सा पूरा हो चुका है। ठीक है, ये किसी भी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप को ये पता रहेगा कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, कितना कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो उस हिसाब से आप सॉइल की स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि ये कितना होता है, ठीक है, या ये कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसको निकालने की बात करें तो यहाँ के 2-3 फॉर्म है जिसपे हम लोगों को टैकल करना है। जैसे परसेंटेज यू इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल h अपॉन डेल्टा कैपिटल H इंटू 100। ठीक है, जहां पे डेल्टा स्मॉल h क्या है, सेटलमेंट एट एनी मोमेंट, और डेल्टा कैपिटल H क्या है, टोटल सेटलमेंट। ठीक है, मैं ये लिख नहीं रहा हूं तो वेस्ट ना फालतू में आपको बता दे रहा हूं। डेल्टा स्मॉल h क्या है, सेटलमेंट एट एनी मोमेंट, डेल्टा कैपिटल H क्या है, सेटलमेंट टोटल। ठीक है, टोटल सेटलमेंट। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज यू का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई 100 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ पे ई नॉट क्या है, ई नॉट है आपका इनिशियल वार्ड रेशियो, ई क्या है, वार्ड रेशियो एट एनी मोमेंट, और ई 100 क्या है, जब आपका सेटलमेंट कंप्लीट हो जाए उस समय जो वार्ड रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे ई 100। ठीक है, इसी के अलावा आपका परसेंटेज यू का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है यू आई माइनस यू अपॉन यू आई इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। ठीक, अब यहाँ यू आई क्या होता है, यू आई का मतलब हो गया कि इनिशियल पोर वाटर प्रेशर, जब आपका सेटलमेंट शुरू नहीं हुआ था उस समय आपका पोर वाटर प्रेशर कितना था, और यू क्या है, आपका पोर वाटर प्रेशर है एट एनी मोमेंट, जिस मोमेंट पे आपको निकालना है उस मोमेंट का पोर वाटर प्रेशर क्या है, इसको हम यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका, इस तरह से आपका हो गया कि किस तरह से आप अलग अलग तरीके से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल सकते हैं। एक चीज तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 0 से लेकर 100% हो सकता है। मींस या तो कंसोलिडेशन शुरू हुआ ही नहीं है या फिर वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो होगा वो 0 से लेकर के 100% तक में वेरी कर सकता है। अब तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर, अब देखिए नाम भले इसका टाइम फैक्टर, ये कोई टाइम डिनोट नहीं करता, ये बस एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है जिसको एज अ फैक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, एज अ फैक्टर यूज करते हैं, बस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर मैं टाइम फैक्टर की बात करूं, टाइम फैक्टर क्या होता है, एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर होता है। क्या होता है, नॉन डायमेंशनल, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन डायमेंशनल पैरामीटर।
ठीक है, जैसे हम प्रेशर बोलते हैं तो हम समझ पाते हैं ना कि प्रेशर का मतलब क्या है, फोर्स बोलते हैं हम समझ पाते हैं कि फोर्स का मतलब क्या है, लेकिन टाइम फैक्टर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो कि हाँ भाई इसका यही मीनिंग होता है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीवी बराबर सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, ये टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जो टीवी का एक और फॉर्मूला होता है वो होता है पाई बाय 4 इंटू यू स्क्वायर, और यहाँ पे यू क्या है, यू आपका है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, और यहाँ जो यू होगा वो यू की वैल्यू 60% या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा होने पे आप इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर 60% या उससे कम है तो आप टीवी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, टीवी बराबर 1.781 माइनस 0.933 log 10 100 माइनस यू परसेंट, log 10 100 माइनस यू परसेंट। तो जब u की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू 60% ज्यादा होगी तब आपको, जब u की वैल्यू 60% ज्यादा होगी तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब टीवी के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, टीवी के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को लिख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी है देखिएगा, इसमें यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। मैं अलग अलग वैल्यूज लिख देता हूँ, जैसे कि u की वैल्यू जब 0% हो तो टीवी की वैल्यू क्या होगी, जब 50% हो तो क्या होगी, जब 60% हो तो क्या होगी, जब 90% हो तो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ मैं लिखता हूँ u परसेंटेज और एक तरफ मैं लिखता हूँ टीवी। ठीक है, जब u की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे u बराबर 0 रखिए तो टीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब u की वैल्यू 50% होगी तो u की जगह 50% रखिए और टीवी की वैल्यू आ जाएगी 0.197। जब u की वैल्यू 60% हो तो u की जगह 60 रखिए, टीवी की वैल्यू आ जाएगी, u की जगह हमने रख दिया 60% और टीवी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.287। और जब u की वैल्यू 90% रखेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 0.848। ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली आप वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, और जो चौथा पैरामीटर होता है वो होता है सीवी, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सीवी बराबर के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एमवी। और एमवी को हम जानते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं के अपॉन गामा डब्ल्यू, एमवी क्या होता है एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सीवी का भी एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। ठीक है, के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एमवी हमें पता था, एमवी की जगह हमने एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट रख दिया। तो इस तरह से जितने भी पैरामीटर्स थे उन सारे पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर एक एक करके क्या कर दिया है, लिस्ट आउट कर दिया है। और इसके आधार पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग ने सफिशिएंट थ्योरी पढ़ ली है, तो अब ऐसा करेंगे कि अब उसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पैरामीटर्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेटलमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वन साइडेड ड्रेनेज है, क्या है, वन साइडेड ड्रेनेज है। वन साइड ड्रेन में जो h बराबर है वो 10 मीटर है, यानी कि डेप्थ ऑफ द सॉइल कितनी है, 10 मीटर है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 50 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि जब t बराबर 50 डेज हो, यानी कि 50 दिनों के बाद जब t बराबर 50 डेज हो तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन साइडेड ड्रेनेज है, तो जब वन साइडेड ड्रेनेज है तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, और यानी कि 10 मीटर हो जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि u परसेंटेज निकालना है, हमें क्या करना है, हमें u परसेंटेज निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हमें डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, या तो हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के फॉर्मूला लगाएं जिसमें डेल्टा एच था या ई नॉट था या फिर आपका पोर वाटर प्रेशर था। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के तीनों फॉर्मूले थे उन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के बाद दूसरा रास्ता होता है टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर पहले निकालते हैं और फिर टाइम फैक्टर के हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टाइम फैक्टर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद हो तो आप लिख सकते हैं क्या कि टीवी बराबर सीवी इंटू टी स्क्वायर अपॉन सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, सीवी की वैल्यू कितनी है
50 इंटू 10 टू द पावर -4। टी की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन डी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर है आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेटा में काफी वैल्यू का डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में है, जबकि सीबी की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर में है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, कैसे 10 इंटू 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक, और उसके अलावा ये जो 50 है, ये 50 क्या है डेज में है, और यहाँ पे सीबी की वैल्यू किसमें सेकंड में है, तो मैं इस 50 को भी चेंज कर दूंगा, 86,400 हो जाएगा ये। और यहाँ से जब सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो आंसर दिया सबसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो टीवी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0216। ठीक है, यहाँ से टीवी की वैल्यू आ रही है 0.0216। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, टीवी बराबर π/4 यू स्क्वायर, और यहाँ से हमारा u निकल जाएगा, u बराबर 0.0216 इंटू 4 अपॉन पाई, और ये आ जाएगा आपका 16.5%। और देखिए u की वैल्यू 60% से कम आ रही है, इसलिए फॉर्मूला लगाना क्या हो गया, जायज हो गया। अगर यहाँ से u की वैल्यू 60% ज्यादा आ रही होती तो ये फॉर्मूला लगाना हमारे जायज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका आ गया u की वैल्यू बहुत ही स्मूथली। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्ले सॉइल की लेयर है, क्ले सॉइल की लेयर है, और इस क्ले सॉइल की लेयर की जो थिकनेस है, जो डेप्थ ऑफ सॉइल है, वो है 6 मीटर। ठीक है, सीवी की जो वैल्यू है वो अगेन वही है 50 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ड्रेनेज इज पॉसिबल इन बोथ वेज, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, बोथ साइड ड्रेनेज है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि जब u बराबर 50% हो जाएगा तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 50% कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब जो डेटा दिया है पहले आप उसका एनालिसिस करिए। सबसे पहले बोथ साइड ड्रेनेज है, तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा h/2, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा, जिसको हम लोग 300 सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीवी की वैल्यू सेंटीमीटर में है, पहली चीज। ठीक है, अब अगेन हमें क्या करना है, हमें निकालना है u 50% है तो टाइम कितना होगा। तो अगर u 50% है और टाइम निकालना है तो u और t में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन u और टाइम फैक्टर में रिलेशन है, तो मैं u की हेल्प से टाइम फैक्टर निकाल दूंगा, और टाइम फैक्टर tb कितना हो जाएगा, जो कि 60% से कम है, तो π/4 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक है, और 50 का स्क्वायर जब आप रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप सिंपली यहाँ सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मैं निकालता हूँ। अच्छा, ये आपका 50% है, तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा 0.785 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 0.196। वैसे आपको याद है अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टीवी हमको आ गया, तो जब हमको टीवी आ गया है तो टीवी सीवी और स्मॉल टी के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है, सीवी बराबर, एक ये हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, सीवी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सीवी बराबर होता है आपका ठीक है, या सीधे टीवी के टर्म्स लिख लेते हैं, एक सेकंड आसान पड़ेगा। टीवी बराबर होता है आपका सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं 0.196 बराबर सीवी की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू स्मॉल टी अपॉन डी स्क्वायर, और डी कितना हो जाएगा 300 का स्क्वायर। ठीक है, 300 का स्क्वायर। तो जब यहां से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से टी की वैल्यू आ रही है, एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, यह आ जाएगा 0.196 इंटू 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 3528 सेकेंड। ठीक है, 000 सेकेंड, और इसको जब मैं डेज में कन्वर्ट करूंगा तो 86,400 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा टी बराबर ऑलमोस्ट 41 डेज। ठीक है, लगभग 41 डेज के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने पहले
U के हेल्प से TB निकाला और फिर TB के हेल्प से हमने स्मॉल t निकाल दिया। क्यों? क्योंकि U और स्मॉल t में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक सेटलमेंट का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सेटलमेंट का भी आइडिया हो जाए कि कैसे चीजों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि किसी कोई एक सॉइल है और इस सॉइल में जो कंप्रेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू 0.28 है। क्वेश्चन में क्या है कि कंप्रेशन इंडेक्स आपका 0.28 है। इनिशियल वर्ड रेशियो जिसको हम E नॉट भी कहते हैं वो 0.869 है। सिग्मा 1 बार यानी कि इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है और सिग्मा 2 बार यानी कि फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस 21.6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है चेंज इन वॉइड रेशियो। क्या निकालना है? चेंज इन वॉइड रेशियो। ठीक है, ये पहला चीज आपको करना है। अब बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है कि if soil thickness is 6 मीटर कैलकुलेट सेटलमेंट। ठीक है, तो आपसे दो चीजें निकलवा रहा है, कैलकुलेट सेटलमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सीसी के फॉर्मूले से डेल्टा ई निकाल दूंगा। ठीक है, सीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सीसी बराबर होता है डेल्टा ई अपॉन log 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा? सीसी यानी कि 0.28 इंटू लॉग 21.6 अपॉन 12। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है 0.07। ठीक है, ये होगी पहली चीज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट की बात करें तो हमें निकालना है डेल्टा एच यानी कि सेटलमेंट। और सीसी के टर्म में क्या होता है? सीसी के टर्म में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू सी सी लॉग 10। फॉर्मूले सारे याद रखिएगा क्योंकि ये सब जो फॉर्मूले होते हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एच नॉट है 6 इंटू सी सी है 0.28 अपॉन 1 प्लस ई नॉट है आपका 0.869। सी सी की वैल्यू लिख दी है मैंने log 10। सिग्मा 2 बार कितना है? सिग्मा 2 बार है आपका 21.6 और सिग्मा 1 बार है आपका 12। और यहां से जो आपका डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.229 मीटर। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व। ठीक है, हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट नहीं बोलते उसको डेप्थ बोलते हैं 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए इससे लंबा क्वेश्चन एसएससी प्री में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग को चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग पढ़ किस एग्जाम के रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी प्री के लिए, तो प्री के लिए क्वेश्चन भी उसी लेवल का आता है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग करते हैं बाइंड अप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि इन ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि एक ओडोमीटर टेस्ट किया गया। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा लैब में कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ओडोमीटर टेस्ट में हमें इनिशियल वर्ड रेशियो 1.052, फाइनल वर्ड रेशियो 0.932, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 207, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस 430 मिला है। हमें एबी, सीसी और एमबी की वैल्यू निकालनी है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, AB निकालूंगा और AB का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, अब माइनस साइन नहीं भी दिखाओगे तो भी वो अंडरस्टूड है कि आपका जब कंसोलिडेशन होता है तो वर्ड रेशियो क्या होता है, कम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E2 माइनस E1 यानी कि 0.932 माइनस 1.052 अपॉन 430 माइनस 207, और ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद मैं निकालूंगा सीसी। सीसी क्या होता है भाई साहब, सीसी होता है डेल्टा ई अपॉन लॉग 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ठीक है, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई अगेन वही होगा 932 माइनस 1.052 अपॉन माइनस साइन रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लॉग 10 430 अपॉन 207, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.378। ठीक है, इसी को यूनिट होती नहीं है। और एमबी कैसे निकालेंगे, एमबी होता है आपका एबी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ई नॉट मतलब इनिशियल, तो इनिशियल क्या है यहाँ पे 1.052 है, तो एबी कितना था 5.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ई नॉट कितना है 1.052, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन के चैप्टर की सारी थ्योरी कवर कर ली, और जितने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अच्छे से इस चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपके एसएससी जेईई प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा कि बहुत लंबे न्यूमेरिकल मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत लंबे न्यूमेरिकल एसएससी जेईई प्री में नहीं आएंगे इस चैप्टर से, इसी का ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाई कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।